जी कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. ओके, सो सैम्पलिंग प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था और नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लाइड्स आप लोगों को विजिबल हैं स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. ऑलराइट, तो इसके बाद आपको बता दें कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको प्रॉपर्ली बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि आप पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड as including all people or items with the characteristics one wishes to understand। ठीक है, यानी कि एज ए रिसर्चर आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम की तमाम जिस आइटम्स के अंदर मौजूद हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स या जिन लोगों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या जिन आइटम्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उन तमाम की तमाम को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मैं मेल्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, वो पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए और जो है वो अबव द एज ऑफ 20 होने चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अबव एज ऑफ 20 जितने भी लोग होंगे और मेल्स होंगे, उनका जेंडर मेल होगा और वो पाकिस्तानी सिटीज़न होंगे, जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, वो सब के सब हमारी क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अगर मैं बैंक्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक एग्जिस्ट करते हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग है, यानी कि इस्लामिक नहीं है, कन्वेंशनल बैंकिंग बैंक्स हैं, उनके ऊपर मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो मेरी पॉपुलेशन में जितने भी बैंक्स पाकिस्तान के अंदर होंगे जो कि कन्वेंशनल होंगे वो सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना? या फिर मैं कहता हूँ कि भाई मैं पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर स्टडी करना चाह रहा हूँ, लेकिन उन कंपनीज पे स्टडी करना चाह रहा हूँ जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं और जिनकी एनुअल रिपोर्ट एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स की मौजूद है। ठीक है ना? तो जिनकी एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर की मौजूद होंगी और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होंगी और पाकिस्तानी कंपनीज होंगी, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी कंपनीज होंगी जब भी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होंगी। राइट, तो ये क्या हो गई? मेरी पॉपुलेशन हो गई। अब जिनकी 5 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी, 4 ईयर्स की अवेलेबल होगी, तो डेफिनेटली वो मेरे सैंपल से खुद ब खुद, वो मेरे पॉपुलेशन से खुद ब खुद निकल जाएंगे, वो मेरी पॉपुलेशन का हिस्सा ही नहीं होंगे। अच्छा, कहता है बिकॉज देर इज वेरी रेयरली enough time or money to gather information from everyone or everything in a population, the goal becomes finding a representative sample or subset of the population। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास जो है वो लिमिटेड टाइम होगा और लिमिटेड मनी होगा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी से, जो भी हमारे पॉपुलेशन जैसे हर किसी से हम डेटा लें, ज़रूरी नहीं है, या हर चीज़ के बारे में हम डेटा लें ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एक सैंपल मालूम करते हैं और उस सैंपल से डेटा लेते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो समझ लीजिए कि सुपर सेट होती है और उस सुपर सेट में से एक सबसेट निकाल लिया जाता है जो कि पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि नोट also that the population from which the sample is drawn may not be the same as the population about which we actually want information। ठीक है, यानी कि जिससे हमने जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल ड्रॉ किया है, ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल ही
सेम हो जो कि हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन है जिससे हम डेटा लेना चाह रहे हैं। क्या मतलब कि ऑफ्टन देयर इज लार्ज बट नॉट कंप्लीट ओवरलैप बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ड्यू टू फ्रेम इश्यूज। समटाइम जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम के इश्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर तो मतलब हमारी जिस पॉपुलेशन से हम डेटा ले रहे होते हैं या जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रॉ कर रहे होते हैं वो, और जो हमारी पॉपुलेशन होती है जिससे जिस पे हम अपने रिजल्ट जर्नलाइज करना चाहते हैं, वो दोनों ज़्यादातर उसकी बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं। इन कुछ चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि समझाने के लिए कि उसकी मतलब लाइक फ्रेम के में कैसे इशू हो सकता है। जैसे कि हम जो है वो तमाम स्टूडेंट से लाइक फॉर एग्जांपल डेटा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है जो मतलब अभी स्टडी कर रहा है, वो स्टूडेंट है अभी भी, लेकिन किसी वजह से उसका नाम अभी तक जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल नहीं हुआ है, या उसका एनरोलमेंट नंबर अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो वो लिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं हुआ होगा। जब उसका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो उसके सैंपल होने के भी कोई चांसेस नहीं, क्योंकि आप तो लिस्ट से निकाल रहे होगे। तो फ्रेम्स के इशू हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रेम आया या जो रजिस्टर है उसमें कहेंगे भाई अभी हमने जो हुए विवाह से किस्मता मिलना मना तो नाता ये नहीं बारी कथा कितना मना तो ध्रुवता कशमान भगवत ओके जी, सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही थी तो इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा स्टूडेंट को। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। तो समटाइम्स ये होता है लाइक फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि भाई जो न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लग जाता है। नया रिकॉर्ड जो है वो इतना जल्दी रेडी नहीं हुआ होता। तो अब आपके पास जो सैंपल होगा, सॉरी जो आपके पास फ्रेम होगा या उसके थ्रू जो पॉपुलेशन आपको मिल रही होगी उसमें थोड़े से कम लोग होंगे। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों का नाम रजिस्टर नहीं हुआ होगा तो वो आपके सैंपल में भी नहीं आ सकते, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है। अच्छा, सम टाइम they may be entirely separate. For instance, we might study rats in order to get a better understanding of human health, or we might study records from people born in 2008 in order to make prediction about people born in 2009, ठीक है ना। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है लाइक ये जैसे कि मेडिकल्स वगैरह के अंदर खास तौर से होता है कि भाई हम बात करना चाह रहे हैं ह्यूमन की, लेकिन ह्यूमन के ऊपर हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे होते, राइट। रिजल्ट हम कह सकते हैं कि भाई ये ह्यूमन के ऊपर जर्नलाइज कर लें, ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जर्नलाइज कर लें, लेकिन एक्चुअल में हम जो है वो कोई जानवर होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, सच एज रेट्स वगैरह है जो भी है, ठीक है। इसी तरीके से जो 2008 के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं या हमारा जो मतलब पैटर्न है पीछे का, ठीक है ना, उस हिस्टोरिकल पैटर्न को देख के हम प्रिडिक्शंस जो है वो फ्यूचर पैटर्न की कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह समटाइम्स जो है वो पॉपुलेशन जो है वो हमारी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये आपके सामने दोनों एग्जांपल्स मौजूद हैं, ठीक है। या इसी तरीके से अगर आप बिजनेस की एग्जांपल ले लें तो आप जैसे कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस एम्प्लॉयज़ थे जो छोड़ के चले गए, हम देखना चाहते हैं कि भाई टर्नओवर की वजह क्या है, या जो रिज़ाइन वगैरह कर जाते हैं, ठीक है ना, लीव कर जाते हैं, और ठीक है ना, तो जाते हुए मतलब जो है वो उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसको हम कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू। तो उन एग्जिट इंटरव्यू की बेस पे हम आने वाले जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई हमें जो है वो ये चीज़ें करनी चाहिए, या इस कंपनी में इस वजह से ज़्यादातर लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सैलरी कम उन लगती है ज़्यादातर लोगों को, या इंटरनल इश्यूज़ हैं, या पॉलिटिक्स, या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें इसको ध्यान में रखना है आपने। सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, एक मिनट, हमारे पास, अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियरली आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. जलाल कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं आ रही। Yes, sir. जलाल, आपके पास इंटरनेट का इशू होगा मे बी। Yes, sir. अच्छा, आप जलाल को भी सही आ रही हो, ओके ठीक है फाइन। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि इन द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड
case such as the sentencing of a batch of material from production, ठीक है, it is possible to identify and measure every single item in the population and to include any one of them in our sample. However, in the more general case, this is not possible. Here, there is no way to identify all rats in the set of all rats. ठीक है, where voting is not compulsory, there is no way to identify which people will actually vote at a forthcoming election in advance of the election, right? यानी कि समझने की बात यह है कि देखें, सैम्पलिंग फ्रेम वो होता है जिसके अंदर आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं पे आइडेंटिफाइड हो, कहीं ना कहीं पे मतलब जो है वो नोटेड हो, कोई लिस्ट बनी हुई हो, ठीक है ना। अगर रिस्पोंडेंट्स की जो पॉसिबल रिस्पोंडेंट्स हैं या पॉपुलेशन का जो हिस्सा है हमारे पास, उनकी एक लिस्ट मौजूद नहीं होगी तो हम सैंपल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी भाई रेट्स की, तो अब हम हर रेट के बारे में तो नहीं जानते, तो कहाँ कहाँ छुपे हुए होते हैं, बिलों में होते हैं, ठीक है। या अगर हम लोगों की बात करें कि भाई वोटर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड नहीं है या जहाँ कंपलसरी नहीं है वोटिंग करना, तो वहाँ पर जो है वो ये मुश्किल हो जाएगा कि भाई अगले इलेक्शन में जो है वो लोग कौन कौन लोग वोट करेंगे। हमने मतलब लोगों से पूछी, हाँ भाई किसको वोट दोगे, उसने बता दिया लाइक मैं एक्स पार्टी को दूंगा, वाई पार्टी को दूंगा, लेकिन हमें यही नहीं पता कि भाई ये कोई रजिस्टर्ड वोटर है भी कि नहीं है, या ये वोट देने वाला है भी कि नहीं है। तो हम सिर्फ प्रिडिक्शन ही करेंगे कि भाई हाँ अगले इलेक्शन में ये पार्टी जीतेगी, इतने लोगों ने कहा, लेकिन पता चला कि वो तो वोट देने वाला ही नहीं है, ठीक है। या हमें यही नहीं पता कि वो किस एरिया से रजिस्टर्ड है। हम एक पर्टिकुलर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से हम लोग जो है वो डेटा कलेक्ट करें, लेकिन पता चला वो तो किसी और जगह से, उसका वोट तो कहीं और जहाँ पे कास्ट होना है। तो हम इसके बारे में कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमें प्रॉपर्ली हमारे पास जो है वो लिस्ट नहीं है। अगर लिस्ट होगी तो हम उस लिस्ट से प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे मुख्तलिफ वोटर्स को, और फिर उन वोटर्स से हम डेटा लेंगे तो हमारे जो है वो रिसर्च के अंदर जो है वो ज़्यादा यानी कि वो रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। As a remedy, we seek a sampling frame which has the property that we can identify every single element and include any in our sample. तो जब सैम्पलिंग फ्रेम होता है, जब हमारे पास, और उसमें प्रॉपर्ली अब जैसे कि हमने रेंडमली किसी बंदे को सिलेक्ट करके, जैसे वोटिंग की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, और उससे डेटा लेना शुरू कर दिया तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम वो मौजूद है, प्रॉपर्ली लोग रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमने लोगों को सिलेक्ट किया और फिर उनसे आइडिया ले, तो हमारी जो रिसर्च होगी वो रिलायबल होगी। द सैम्पलिंग फ्रेम मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। और दूसरी ये चीज़ होती है कि सैम्पलिंग फ्रेम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन हो, इसमें हर तरह के, जो भी पॉपुलेशन में हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग मौजूद हैं उस सैम्पलिंग फ्रेम में भी होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि भाई हम बैंक के एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं और जर्नलाइज करना चाह रहे हैं रिजल्ट्स बैंक के एम्प्लॉयज़ में। बैंक के एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो लोअर स्टाफ से लेके और अपर मैनेजमेंट तक सब आ गए, लेकिन जो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम है उसमें सिर्फ लिस्ट बनी हुई है जो कि यूँ समझ लीजिए कि असिस्टेंट मैनेजर के लेवल तक की बनी हुई है, इससे नीचे के एम्प्लॉयज़ की है ही नहीं। तो फिर उसके अंदर नीचे वाले एम्प्लॉय, अगर हम उस ऊपर वाली जो लिस्ट है उसी से अगर हम सैंपल करेंगे तो नीचे वाले के सैंपल होने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे, यानी कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसा वे होता है कि जिसमें जो भी यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के, अगर मतलब लोग हैं तो वो लोग, या जो आइटम्स हैं तो वो आइटम्स, उन सब के जो हैं वो चांस हों, उन सब का जो चांस हो कि उनको एज ए सैंपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उन सब का चांस हो कि हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी सिलेक्शन के चांसेस हों, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रेम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब उस सैम्पलिंग फ्रेम में से हर किसी के चांसेस हैं कि कोई भी मतलब जो है वो सैंपल हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी सैंपल हो सकता है
इसको क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि किसी को भी सैंपल के अंदर शामिल किया जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है ना। जैसे आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लो कि एक बैग है, उसके अंदर हमने बहुत सारे बॉल्स डाल दिए, ठीक है। अब हाथ डालेंगे तो सब बॉल्स के चांसेस है कोई भी बॉल जो है वो सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हो सकता है। इसी तरह लिस्ट ऑफ द पीपल है, अब हमने लिस्ट बना ली, उसमें हमने रैंडम नंबर जनरेट कर लिए और रैंडम नंबर के थ्रू उनका जो भी आइडेंटिफिकेशन था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें कोई भी जो है वो सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। व्हेन कहता है when every element in the population does have the same probability of selection, this is known as equal probability of selection। जब सबके लिए equal probability होगी कि equal chances हैं, सबके लिए equal chances हैं, कोई भी select हो सकता है, right, तो इसको हम कहते हैं equal probability selection या EPS design। such designs are also referred as self weighting, क्योंकि उसका कोई weight नहीं होता, क्योंकि सबका same weight होता है, तो इसलिए इसको self weighting कहते हैं, ठीक है। आगे क्या भी रहेगा, बिकॉज ऑल सैंपल्ड यूनिट्स आर गिविंग द सेम वेट, तो हर किसी को सेम वेटेज दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है, हर किसी की इक्वल वैल्यू है, ठीक है। चलिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सिंपल रैंडम होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम होता है, क्लस्टर होता है, मल्टी स्टेज होता है और मल्टी फेज होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि जिसमें एलिमेंट्स के जो है वो चांस, सम एलिमेंट्स के जो है वो सिलेक्शन के चांस नहीं होते, ठीक है ना। इसको हम आउट ऑफ द कवरेज या अंडर कवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आउट ऑफ द कवरेज यूनिट्स होते हैं या अंडर कवर्ड यूनिट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइन, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन अजम्पशंस रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इसमें अजम्पशन की बेस पे कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन इंटरेस्ट की जो भी अजम्पशन होती है उसकी बेस पे हम लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। which forms the criteria of selection, hence because the selection of elements is non-random, non-probability sampling not allows the estimation of sampling errors। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में हम लोग सैम्पलिंग एरर को भी एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन रैंडम होती है। अभी सैम्पलिंग एरर को कैसे एस्टिमेट करते हैं, ये हम लोग जब सैंपल साइज कैलकुलेट करना सीखेंगे तो वहाँ पर आपको सैम्पलिंग एरर भी सिखाया जाएगा। इस वक्त समझने की ये बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई जो है वो हमें जो है वो कस्टमर्स का डेटा लेना है, ठीक है ना। अब कस्टमर्स की हमारे पास कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, जब लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो किसी के भी जो है वो चांस हो सकते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए, मतलब यानी कि हमारे पास जो है वो कोई लिस्ट नहीं है कि लिस्ट के थ्रू हम उसकी रेंडमाइजेशन करें। तो हम क्या करेंगे कि भाई जाएंगे, जो भी मतलब एक जगह कंज्यूमर है जैसे कि, तो हम किसी स्टोर पे चले जाएंगे, वहाँ पे जो भी लोग परचेज करने आएंगे उनसे हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमने कोई किसी लिस्ट के थ्रू उसको सैम्पलिंग नहीं निकाली है, सैंपल ड्रॉ नहीं किया, बल्कि बाई चांस थ्रू आवर कन्वीनियंस जो भी हमारे सामने है हमने उसका डेटा ले लिया। यहाँ पर स्लाइड पे भी हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है कि वी विजिट एवरी हाउस होल्ड इन अ गिवन स्ट्रीट एंड इंटरव्यू द फर्स्ट पर्सन टू आंसर द डोर, कि भाई हमने हर घर पे हम जो है वो विजिट करेंगे और जो सबसे पहला बंदा होगा उसका हम कर लेंगे। तो अब ये क्या, इसमें जो है वो कोई यानी कि किसी लिस्ट वगैरह से हमने सिलेक्ट नहीं किया या हमने जो है वो रेंडमाइजेशन नहीं किया, बल्कि हमने कहा कि जो पहला आदमी दरवाजे पे जवाब देगा उसी को इंटरव्यू कर लेंगे। इन एनी हाउस होल्ड विद मोर देन वन ऑक्यूपेंट दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि भाई जो घर है उसके अंदर मतलब जो है वो इसमें देखो हमने जो है वो हर किसी को इक्वल चांस नहीं दिए, जो पहला आएगा उसी को, यानी कि हमने एक कंडीशन डिफाइन कर दी, ठीक है ना। बिकॉज सम पीपल आर मोर लाइकली टू आंसर द डोर, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर घर के अंदर हर बंदा तो नहीं होता कि कोई भी मतलब, यानी कि मतलब ऐसा नहीं होता कि घर का हर बंदा जो है वो हर वक्त दरवाज़ा खोलता है। ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली दरवाज़ा खोल रहे होते हैं घर के अंदर, ठीक है ना, तो उसके ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दरवाज़ा खोलेगा। तो इसलिए इसमें जो है वो इक्वल चांसेस या सबके लिए चांसेस नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दरवाजे पे जवाब नहीं देते। लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मना किया हुआ होता है कि आपको
दरवाज़ा नहीं खोलना, या जो मतलब एजिड लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो काम में बिजी होते हैं हर वक्त घर के अंदर, तो वो नॉर्मली दरवाज़ा नहीं खोलते, तो जाहिर सी बात है कि वो दे आर नॉट लाइकली टू आंसर। इफ़ दे आर नॉट लाइकली टू आंसर एट द डोर, वी कैन नॉट इंटरव्यू देम। तो इसमें इनकी वो लोग जो कि दरवाजे नहीं खोलते, उनके सैंपल होने के चांसेस हैं ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाएगा। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है, पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, इसके अलावा इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग भी होती है, ठीक है ना। उसको हम लोग देखेंगे अभी। In addition, non-response effects may turn any probability design into a non-probability design if the characteristics of non-response are not well understood, since non-response effectively modifies each element's probability of being sampled. तो अगर non-response होगा, यानी कि हमने मतलब जो है वो सैंपल तो कर लिया, लोगों को क्वेश्चनियर भी भेज दिया, लेकिन नॉन रिस्पॉन्स हो रहा है, हमें लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हमें, तो थोड़े से ही लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो अब क्या हो गया कि उस नॉन रिस्पॉन्स की वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हर कोई उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो इक्वल चांसेस या उसके जो चांसेस ऑफ द सैंपल हैं, वो हमने तो सैंपल कर लिया, लेकिन जब वो हमारे स्टडी का हिस्सा नहीं बन पाए, तो अगेन हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं ज़रा पानी पीकर आ जाऊँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा जी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, होमोजेनियस एंड रेडीली अवेलेबल, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन होगी और होमोजेनियस होगी, यानी कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे पॉपुलेशन के, वो मिलते जुलते होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन होगी, होमोजेनियस होगी, यानी कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, और हमारे पास वो पॉपुलेशन रेडीली अवेलेबल है, यानी कि उन लोगों से हम इजीली जो है वो डेटा ले सकते हैं। ऑल सबसेट ऑफ द फ्रेम आर गिवन एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, और इसमें सबके जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि इक्वल चांसेस होंगे कि उनको एज अ सैंपल हम सेलेक्ट कर सकें। Each element of the frame thus has an equal probability, वही वाली बात हो गई। अच्छा, it provides
फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, और जो पॉसिबल सैंपल्स हों वो भी हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि हम उसमें से काफ़ी सैंपल्स निकाल सकते हैं मुख्तलिफ टाइप के। जैसे कि आप लोगों ने जो है वो कॉम्बिनेशंस वगैरह पढ़े होंगे कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द सैंपल बन सकते हैं। ठीक है जी। A table of random sampling, random number or lottery system is used to determine which units are to be selected. ठीक है ना। तो हम जो है वो रैंडम टेबल निकाल सकते हैं, रैंडम टेबल के थ्रू या लॉटरी सिस्टम के थ्रू, यानी कि कुरंदाजी जैसे कि होती है ना। आपने ये रैंडम सैम्पलिंग का उसके अंदर भी पढ़ा होगा, जब आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स के अंदर के हम सबके नंबर सबके नाम डाल के मिसाल के तौर पे पर्चियों पे लिख के और एक बॉक्स में डाल दें, उसमें से रेंडमली सिलेक्ट कर लें। तो इन तरीक़ों से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इन तरीक़ों से जो है वो हम, ये आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स पे क्यों मैसेजेस कर रहे हो भाई, अपने नाम और ये नंबर, मुझे नहीं चाहिए आपके नाम और नंबर फिलहाल। ठीक है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। लेक्चर पे कंसंट्रेट करो आप लोग, राइट। तो इसको हम रैंडम नंबर टेबल के थ्रू या फिर हम जो लॉटरी सिस्टम होता है कुरंदाजी वगैरह होती है उसके थ्रू जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से यूनिट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाए हमारी सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो रैंडम नंबर जनरेटर जो है वो आजकल एक्सेल पे भी आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। तो जब हम एक्सेल पे रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो भी हम रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे सैंपल को, जो भी मतलब यानी कि हमारे जो भी रिस्पोंडेंट होंगे उनको सैंपल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एस्टिमेट्स आर इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि उसके एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करना इजी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, राइट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज ऑलवेज एन ईपीएस, ये हमेशा जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन होता है, बट नॉट ऑल ईपीएस आर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अलावा भी ईपीएस डिज़ाइन हो सकते हैं, सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की ईपीएस डिज़ाइन नहीं है, लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईपीएस डिज़ाइन है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इफ सैम्पलिंग फ्रेम इज लार्ज दिस मेथड इज इफेक्टिव। ठीक है ना, क्योंकि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम बहुत लार्ज हो, उसमें से जो है वो निकालने में बहुत मुश्किल हो जाती है। माइनॉरिटी सब ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन में नॉट बी प्रेजेंट इन सैंपल इन सफिशिएंट नंबर फॉर द स्टडी। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास माइनॉरिटी सब ग्रुप होंगे उसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, तो हो सकता है कि हम उनको फोकस ना कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास और तरीके भी जैसे कोटा वगैरह है, राइट। तो और तरीके भी तो हम उनसे सैम्पलिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करें। इसके बाद है हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लाइक कोई ऑर्डर के थ्रू जो है वो अपनी टारगेट पॉपुलेशन को सीक्वेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसमें लाइक सीक्वेंस करने के बाद फिर हम जो है वो उसमें से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स अ रैंडम स्टार्ट एंड देन proceed with the selection of every kth element from then onwards. Like in this case, k is population size divided by sample size. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कनेक्शन स्टेबल है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन है 1000 लोगों की। ठीक है ना, और उसमें से हम 100 लोगों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, हम 100 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 10। तो इसका मतलब है कि एवरी 10th बंदे को जो है वो हमने सिलेक्ट करना है, यानी कि जो हमारे पास लिस्ट होगी उसमें पहले 9 को छोड़ के 10वें को सिलेक्ट करें, इसके बाद फिर 9 छोड़ के 20वें को सिलेक्ट करें, इसके बाद फिर 9 छोड़ के 30वें को सिलेक्ट करें। तो इस तरह आप सिलेक्ट करते चले जाएंगे। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक, यानी कि पहले आपने एक प्रॉपर्ली ऑर्डर कर लिया, लिस्टिंग कर ली, इसकी ऑर्डरिंग कर ली, इसके बाद फिर उसमें से आप जो है वो हर 10वां बंदा या जो भी आपकी कैलकुलेशन की सबसे 5वां या जो भी है उसको आप सिलेक्ट करते चले जाए। ठीक है ना, it is important that the starting point is not automatically
द फर्स्ट इन द लिस्ट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका फर्स्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि रैंडमली आप इसको चूज कर लेंगे, ठीक है, कि रैंडमली आप कोई भी मतलब चूज कर लेंगे कि भाई पहला नंबर जो है वो हमारा लाइक पहला जो है वो पहली जो है वो हमारी फॉर एग्जांपल जो है वो हमने चौथे से शुरू कर लिया। अब चौथे के बाद हम 9 छोड़ के फिर करेंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा 9 छोड़ेंगे, इसके बाद करेंगे, ठीक है ना। इस तरह मतलब हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये नहीं है कि आप पहले वाले को स्टार्टिंग पॉइंट बनाए, ठीक है, बल्कि वो पहला पॉइंट आप जब रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो इसमें जो है वो सिस्टमेटिक तो है लेकिन एक तरह से रैंडमाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि एवरी 10th नेम फ्रॉम द टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है, एंड एवरी 10th सैंपल ऑल्सो रेफर टू एज सैम्पलिंग विद अ स्किप ऑफ 10, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि आप जो है वो 10 को स्किप करने के बाद जो है वो आप आ रहे हो, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है, सैंपल इजी टू सिलेक्ट, इजी सिलेक्ट कर सकते हो आप सैंपल को क्योंकि हर 10वां करना है या जो भी, ठीक है। सुइटेबल सैम्पलिंग फ्रेम कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इजीली। सैंपल इवन स्प्रेड ओवर इंटायर रेफरेंस पॉपुलेशन, और हम क्योंकि अगर हमारे पास पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट है तो हमारा सैंपल जो है वो पूरी पॉपुलेशन में ही जा सकते हैं, क्योंकि हर 10वें को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं या हर 15वें को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एंड तक जाएगा वो पॉपुलेशन, ठीक है, चांसेस होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि सैंपल में भी बायस्ड इफ हिडन periodicity is in population coincides with that of the selection, ठीक है ना। अगर इसके अंदर कोई ऐसा मतलब काम किया जाए या लिस्टिंग के अंदर कोई इस तरह किया जाए कि हम जो है वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करना ही नहीं चाहते या पर्टिकुलर लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसी के ऊपर लिस्ट में उसका नाम रख दिया जाए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और कहा जाएगा कि यही 10वां या 20वां या 30वां था, ठीक है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में गड़बड़ हो सकती है। डिफिकल्ट टू असेस प्रिसीजन ऑफ एस्टीमेट फ्रॉम वन सर्वे, और फिर इसके अंदर जो प्रिसीजन है यानी कि इससे जो एस्टीमेट किया गया है, ठीक है ना, वो प्रिसाइज एस्टिमेशन है या नहीं है इसको भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये रेंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया, ये इसके अंदर सिस्टमेटिक किया गया है, तो इसमें इसकी प्रिसीजन के ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है। फिर आता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है ना। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि वेयर पॉपुलेशन एम्ब्रेसेस अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, कि हमारे पॉपुलेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो मौजूद हों, ठीक है ना। पॉपुलेशन है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है। द फ्रेम कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू सेपरेट स्ट्रेटा, तो फिर उसके जो फ्रेम्स होंगे स्ट्रेट उसको हम डिफरेंट स्ट्रेटा में कर देंगे, यानी कि अलग अलग स्ट्रेटा बना देंगे। स्ट्रेटा क्या होता है, स्ट्रेटा की सिंगुलर फॉर्म होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटम। स्ट्रेटम जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट सब पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे मतलब ऐसे सब पॉपुलेशन जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हों, उसको हम हर स्ट्रेटा को अलग अलग कर देंगे और फिर उन स्ट्रेटा में से हम जो है वो लेंगे। यूजिंग सेम सैम्पलिंग फ्रैक्शन फॉर ऑल स्ट्रेटा इंश्योर्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इन द पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो है वो अगर आप सेम प्रोपोर्शन रखोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हर स्ट्रेटा का जो है वो हर स्ट्रेटा से जो है वो सैम्पलिंग होने का के चांसेस जो है वो इक्वल हो जाएंगे, और सबकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन शामिल हो जाएगी। एडिकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी सब ग्रुप्स, और स्ट्रेटा की वजह से आप जो है वो माइनॉरिटी सब ग्रुप्स हैं उनको भी आप इजीली ले सकते हो, राइट। क्योंकि देखिए ना, मिसाल के तौर पे आप जैसे कि हम कहेंगे भाई हमने जो वो तमाम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया है, अब उन एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि स्पेशल एम्प्लॉयज़ हैं, आप मतलब बनाना चाह रहे हो एचआर पॉलिसी, और एचआर पॉलिसी के हवाले से आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो। अब इसमें कुछ जो है वो स्पेशल हैं जिसको हम हैंडीकैप कहते हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि मतलब किसी माजूरी का शिकार हैं, ठीक है ना, वो भी होते हैं 1-2% वो भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अब उनके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन अगर हमने उनको डिफरेंट स्टेटास में कर दिया तो फिर क्या होगा कि एक स्टेटा उनका भी बन जाएगा जो कि माजूर लोग हैं, तो हम कहेंगे कि भाई जो नॉर्मल लोग हैं उनका जो है वो हम उनमें से भी 10% हम लेंगे लोगों को या 15% लेंगे, और जो
एबनॉर्मल लोग हैं उनकी भी टोटल पॉपुलेशन में 10 से 15% लोगों को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो इससे क्या है कि उनके शामिल होने की या उनकी रिप्रेजेंटेशन होने के भी चांसेस हैं, ठीक है ना। इस तरह मतलब कोई भी हो सकता है, आप मतलब जो है वो लाइक रिलीजियस बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर आप जो है वो हॉलीडेज वगैरह के हवाले से प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि हॉलीडेज किस तरह होनी चाहिए या हॉलीडेज की पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए, तो देर आर द माइनॉरिटी ग्रुप, नॉन मुस्लिम्स की माइनॉरिटी हमारे यहाँ पर जैसे कि होती है। तो अब अगर उनके लोगों को मतलब जो है वो पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया जाएगा, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही होगी, तो उससे पता नहीं चलेगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड लाइक देयर हॉलीडेज एंड जो भी चीज़ें हैं उनकी, या जो भी मतलब किसी भी हवाले से हो सकता है, ठीक है, उनके कल्चर के हवाले से कुछ भी रिसर्च हो सकती है, तो इसलिए उनको भी मतलब जो है वो सैंपल करना जरूरी है। तो उसमें स्ट्रेटिफाइड होगा, डिफरेंट स्टेटा की सैम्पलिंग होगी, फिर उसमें से आप पहले जब आप डिफरेंट स्टेटा बना लेंगे फिर उसमें से सैंपल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए कि फाइनली सिंस ईच stratum is treated as an independent population, different sampling approaches can be applied to different strata। तो पहले डिफरेंट स्टेटास मालूम कर लेंगे, फिर उनमें से जो है वो उनमें से फिर हम हर स्टेटा से अलग अलग तरीके से जो है वो हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर, तो पहले तो ये कि सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ इंटर पॉपुलेशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच स्टेटम। अब हर स्टेटम के लिए आपको अलग से जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम बनाना पड़ेगा। फिर एग्जामिनिंग मल्टीपल क्राइटेरिया, जब हम मल्टीपल क्राइटेरिया करते हैं तो फिर स्ट्रेटिफाइंग वेरिएबल में बी रिलेटेड टू सम बट नॉट टू द अदर्स। जब मल्टीपल क्राइटेरिया की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी, कुछ चीज़ें उसके अंदर शामिल नहीं हो पाएंगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो जाते हैं। फाइनली इन सम केसेस सच एज डिजाइन विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेटा और दोज विद अ स्पेसिफाइड मिनिमम सैंपल साइज पर ग्रुप, यानी किसी में हो सकता है कि जो है वो लाइक बहुत सारे स्टेटा हों, ठीक है, या ये हो सकता है कि मतलब ऐसा स्टेटा हो जिसमें बहुत कम जो है वो ग्रुपेबल, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन बी पोटेंशियली रिक्वायर्ड अ लार्ज सैंपल। हमें एक्चुअल में क्या होता है कि लार्ज सैंपल की जरूरत होती है, स्मॉल सैंपल होगा तो इसमें जो है वो स्टेटा का मसला होगा, स्टेटा से सिलेक्ट करने का मसला होगा। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ठीक है ना, कि वुमेन का स्टेटा बना लो, मैन का स्टेटा बना लो, ठीक है। तो वुमेन के स्टेटा इक्वल चांसेस और मैन के स्टेटा में भी मैन के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें जो है वो टू स्टेज सैम्पलिंग होती है, जैसे कि आपने कहा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में टू स्टेज होती है, ठीक है। स्टेटा के अंदर भी जो है वो आपके सामने जो है वो स्टेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं कि पहले फेज में आपने जो वो स्टेटा किए, इसके बाद फिर उसमें से सिलेक्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद एक क्लस्टर के अंदर क्या है कि फर्स्ट स्टेज असेंबल ऑफ एरियाज इज चूजन, कि आपने मुख्तलिफ एरियाज ले लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो फैक्ट्री सेलेक्ट करनी है तो फैक्ट्रीज पूरे कराची में नहीं है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मिल जाएंगी, साइट एरिया में मिल जाएंगी। तो अब साइट में से मुझे कितनी फैक्ट्रीज को सिलेक्ट करना है और कोरंगी से कितनी फैक्ट्रीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन क्लस्टर्ड हो, ठीक है ना। फैक्ट्रीज हर जगह नहीं मिलेंगी मुझे। सेकेंड स्टेज अ सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स विद इन दोज एरियाज इज सिलेक्टेड। फिर सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, उस पहले स्टेज में एरिया चूज कर लिया हमने, जैसे कि मैंने बताया कोरंगी ये जो भी है, ठीक है। और दूसरे स्टेज में उनमें से हमें जो रिस्पोंडेंट्स लेने होंगे वो लें, ठीक है। अच्छा जी, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर। अगेन पॉपुलेशन को होमोजेनियस यूनिट्स के क्लस्टर में डिवाइड करना है, यूजुअली बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल कंटीजेंटी। तो मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिकल कंटीजेंटी की बेसिस पे ही किया जाता है। सैम्पलिंग यूनिट्स आर ग्रुप्स रादर देन इंडिविजुअल, और सैम्पलिंग यूनिट्स इसमें ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं होते। अ सैंपल ऑफ सच क्लस्टर्स इज देन सिलेक्टेड, फिर उनमें से हम जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। ऑल यूनिट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर स्टडीज, और सिलेक्टेड क्लस्टर में से जो भी यूनिट्स होते हैं तमाम को जो है वो हम स्टडी करते हैं। सेशन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तीसरा सेशन में शेयर करने जा रहा हूँ।